Hello everyone, I welcome you all to Work Smart UPSC Daily Editorial Analysis। आज हम एनालाइज करने वाले हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आए हुए एडिटोरियल्स को, जो भी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं। इस एनालिसिस में हम जो ऑथर है उसने जो प्रेजेंट किया हुआ है, उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको पूरी तरह से इंटैक्ट रखते हैं, ताकि आप एक पर्सपेक्टिव बना सकें स्कॉलर्स का जो पर्सपेक्टिव है उसको ध्यान में रखते हुए। सो लेट्स मूव अहेड एंड चेक आवर फर्स्ट एडिटोरियल फॉर द डे। तो पहला जो एडिटोरियल है, इट इज टॉकिंग अबाउट द gaps which we have in education and employment, that the reason being the skills which are being imparted to the students। तो शुरू करते हैं इसके बारे में, आपके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जीएस 1 से लेके 4 कौन कहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंस है, और किस तरीके से आप अपना एक पर्सपेक्टिव बना सकते हैं इन एडिटोरियल्स के थ्रू। इसको नोट्स की फॉर्म में हमने आपके लिए प्रेजेंट भी किया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। तो रेलिवेंस अगर हम देखें तो जीएस 2 का जो पेपर है आपका, गवर्नेंस एजुकेशन एंड सोशल जस्टिस, वहाँ पे आप वहाँ से ये टॉपिक रिलेट करता है। जीएस 3 इकोनॉमी, लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी एंड अदर्स, ये वहाँ से भी लिंक करता है। एंड एसए में भी आप इसमें दिए हुए कुछ पॉइंट्स को इनकलकेट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो सबसे पहले जो कोर मैसेज जो इसमें है, जो कोर मैसेज ऑथर देना चाहता है, is that India's higher education system that must not focus just on increasing enrollment। अब हमारे यहाँ पे आप देख रहे होंगे आजकल क्या हो रहा है कि जैसे अभी एडमिशन्स का टाइम आ रहा है, तो न्यूज़ चैनल्स पे भी जो कॉलेज हैं उनकी एड्स बढ़ चुकी हैं, और वो बता रहे हैं कि हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन के फॉर्म में। बट द प्रॉब्लम इज दैट डिग्रीज तो मिल जा रही हैं, बट स्टूडेंट्स को इक्विप नहीं कर पा रहे हैं प्रैक्टिकल और एम्प्लॉयबल स्किल्स में। दिस इज द कोर मैसेज ऑफ द ऑथर। ऑथर का कहना है कि हमें एजुकेशन को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे देखना चाहिए, जो लिंक करे लर्निंग और लाइवलीहुड को। आप लर्न करें एंड दैट लीड्स टू योर एम्प्लॉयमेंट विच लीड्स टू अ बेटर लाइवलीहुड। so this is the core message in this editorial। so let's move ahead। so हमारा एजुकेशनल जो लैंडस्केप है वो तो ग्रो कर रहा है। हमारे जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे एनरोलमेंट काफी ज्यादा है, बच्चे हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं, बट श्रिंकिंग अपॉर्चुनिटीज, अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। इसको आगे डिस्कस किया गया है, अभी हम आगे चलते हैं। तो हमने देखा है कि अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी एनरोलमेंट्स में इंक्रीज हुआ है, बट डिग्रीज आर ग्रोइंग फास्टर देन द जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो डिग्रीज जो हो रही हैं वो काफी फास्ट बढ़ रही हैं, बट जॉब्स हम उतनी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। इसका हम आगे देखेंगे कि क्या रीजंस हैं। इसकी वजह से जो एम्प्लॉयबिलिटी गैप है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। सो जो गैप है which needs urgent attention is that employability gap। so मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डाटा बोलता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हायर एजुकेशन के साथ बढ़ रही है। जैसे जैसे हायर एजुकेशन में जा रहे हैं बच्चे, देयर अनएम्प्लॉयमेंट इज इंक्रीजिंग। सो एंड एक और चीज इसमें डिस्कस की गई है कि ये जो पैराडॉक्स है ज्यादा एजुकेशन के साथ इन अनएम्प्लॉयमेंट के भी बढ़ने का, दिस इज मोर प्रेवलेंट इन टीयर 2 एंड टीयर 3 डिग्री कॉलेजेस, जहाँ पे बच्चे बीए, बीकॉम, बीएससी और उनमें ही मास्टर्स कर रहे हैं। तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा तरीके से बढ़ रही है। ठीक है। एंड इंस्टीट्यूशंस की भी यहाँ पे बात की गई है कि जो कॉलेजेस हैं उनको भी रिसोर्स शॉर्टेजेस हो रही हैं, वीक इंडस्ट्री कनेक्शंस हैं जिनसे मिलकर वो एम्प्लॉयमेंट दे सकते थे, बट ड्यू टू वीक इंडस्ट्री कनेक्शंस वो नहीं दे पा रहे हैं। करिकुलम की बात की गई है कि करिकुलम अभी भी आउटडेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई इंग्लिश लिटरेचर अगर पढ़ रहा है, तो वो शेक्सपियर को तो पढ़ेगा, बट उसको एक बेसिक ईमेल को डिजाइन करना नहीं आएगा, ईमेल को सेंड करना नहीं आएगा इंग्लिश में। तो दैट इज अ प्रॉब्लम जो कि जॉब मार्केट की नीड है। एलीट कॉलेजेस जो हैं वो हाँ डोमिनेट करते हैं प्लेसमेंट हेडलाइंस को, बट जो ब्रॉडर अनएम्प्लॉयमेंट है वो एलीट कॉलेजेस में नहीं है, दैट इज इन ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन।
जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां पे पढ़ने वाले बच्चे, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हाईलाइट की गई है। अगर हम आगे चलें तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि थियोरेटिकल एजुकेशन वर्सेस प्रैक्टिकल स्किल्स। एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश के बच्चे शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं मगर वो ईमेल नहीं लिख पा रहे। इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट्स जो हैं तो थ्योरीज तो जानते हैं इकोनॉमिक्स की, बट वो एक्सेल को यूज करना नहीं जान रहे। तो डिस्कनेक्ट, ये जो डिस्कनेक्ट हमारे यहाँ पे है, ये डिग्री होल्डर्स को एजुकेशन को अनएम्प्लॉयमेंट, सॉरी, एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट करने से रोक रहा है। तो दिस इज थियोरेटिकल एजुकेशन वर्सेस प्रैक्टिकल स्किल्स, जो यहाँ पे ऑथर ने बताने की कोशिश की है। तो अब एकेडमिया की बात वो कर रहे हैं जो कि हमारे हायर एजुकेशन डिग्रीज होती हैं, जैसे पीएचडी की बात वो यहाँ पे कर रहे हैं। सो वो कह रहे हैं कि ये जो एकेडमिक कल्चर हमारे यहाँ चल रहा है, जो कि प्रायोरिटाइज करता है इंटेलेक्चुअलिज्म ओवर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो हायर एजुकेशन को एज एन एंड इन इटसेल्फ ही देखा जाता है कि अगर हम हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो वही हमारे लिए सब कुछ है, दैट इज एन एंड। उसके बाद हमें एम्प्लॉयमेंट, मतलब उसको उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता जितना कि हायर एजुकेशन को एज एन एंड ही देख लिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि जो पीएचडी को परस्यू करते हैं, दे अवॉइड द जॉब मार्केट, और मैक्सिमम टाइम जो पीएचडी जहाँ पे करते हैं वहीं पे ही वो टीचर्स बन के अपना करियर भी स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज द डीप रूटेड कल्चरल इशू। ये कल्चरल इशू है एकेडमिया में कि इसको एज अ एंड इन इटसेल्फ देखा जा रहा है। सो दिस थिंग कैन बी कोटेड इन योर मेंस आंसर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन्ड। ओके, लेट्स मूव अहेड। सो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट ने काफी पॉलिसी एफर्ट्स लिए हुए हैं, जैसे कि स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, बट इसमें इम्पैक्ट लिमिटेड ही रहा है। ये हमारी जो स्कीम्स हैं ये फोकस करती हैं स्किल डेवलपमेंट पे, वोकेशनल लर्निंग पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, बट द इम्पैक्ट हैज रियली बीन लिमिटेड। तो इम्प्लीमेंटेशन भी इनकी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पा रही है। प्रैक्टिकल स्किल्स को अभी भी एम्फसाइज नहीं कर पा रहे हैं हम डिग्री प्रोग्राम्स में। जो एआई की फील्ड है, एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड है, इनको ऐड तो कर दिया गया है। आप देखते होंगे कि कॉलेजेस में एआई का कोर्स शुरू हो चुका है, एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स शुरू हो चुका है, बट दीज प्रोग्राम लैक डेप्थ, मतलब डीपली उनको ना ही उस तरीके के उनके पास टीचर्स हैं। स्मॉल इंस्टीट्यूट्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से जो प्रोग्राम्स हैं वो डेप्थ को लैक करते हैं। और ऊपर से सोसाइटल परसेप्शन भी अगर हम देखें, वोकेशनल ट्रेनिंग आपको समझना होगा कि क्या होती है। वोकेशनल ट्रेनिंग इज सिंपली अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग विच इज इम्पार्टेड टू अ स्टूडेंट, ताकि वो इंडस्ट्री में जाके अपनी स्किल्स को यूज करके जॉब कर सके। ऐसी स्किल्स प्रोवाइड करना स्टूडेंट को जो कि प्रैक्टिकल स्किल्स हो और उनको यूज करके वो एम्प्लॉयबल हो सके। ठीक है। तो इन कंट्रीज लाइक चाइना एंड जापान, जो वोकेशनल ट्रेनिंग है इसको सेंट्रल पॉइंट में रखा जाता है वर्क फोर्स डेवलपमेंट की। बट इंडिया में इसको फॉल बैक ऑप्शन रखा जाता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो ये वाला कोर्स कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट इज द सोसाइटल परसेप्शन इन इंडिया। और ये क्यों है आपको ये समझ आ गया होगा, बिकॉज ऑफ द कल्चरल इशू कि हम जो हायर एजुकेशन है उसको एक एंड इन इटसेल्फ देखते हैं। इसी वजह से ये वाली जो आपकी स्किल वाली एजुकेशन है, वोकेशनल ट्रेनिंग है, इसको हम एक फॉल बैक ऑप्शन की तरफ से देखते हैं। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। एंड ये जो स्टिग्मा है इसकी वजह से इफेक्टिवनेस कम होती है स्मॉल टाउन्स और अनडिजर्व्ड इंस्टीट्यूशंस में। ठीक है। अगर हम आगे चलें, सो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका, तो हमें प्रैक्टिकल स्किल्स को इंटीग्रेट करना होगा। दिस इज द वे फॉरवर्ड। कैसे होगा ये? जो कोर प्रोग्राम्स हैं डिग्री के, उनमें प्रैक्टिकल मॉड्यूल्स ऑप्शनल होने ही नहीं चाहिए। जैसे कि कम्युनिकेशन, अभी कम्युनिकेशन कई टाइप की होती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो गई, या फिर अगर आप डिग्री कॉलेजेस में हैं तो प्रैक्टिकल आपको कम्युनिकेशन के प्रोग्राम्स करवाए जाएं। डिजिटल लिटरेसी पे ध्यान दिया जाए, ताकि जो आजकल डिजिटल इंडिया की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं, अगर बच्चे वेल वर्स्ड नहीं है टेक्नोलॉजी के साथ तो दे विल नॉट बी एम्प्लॉयबल। बजटिंग उनको आनी चाहिए, डाटा एनालिसिस, हॉस्पिटैलिटी टेलरिंग। सो ये डिग्री स्पेसिफिक प्रोग्राम्स हैं, जिस डिग्री में जिसकी जरूरत है उसमें हमें इनको ऑप्शनल नहीं रखना चाहिए, बट दीज मस्ट बी द कोर पार्ट्स ऑफ डिग्री प्रोग्राम। अब यहाँ पे इन्होंने डॉक्टरल एजुकेशन की भी बात की है। दिस डॉक्टरल एजुकेशन, इसका मीन है
कोर्सेज लाइक पीएचडी। तो उनमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत है। दीज़ प्रोग्राम शुड बी डाइवर्सिफाइड पॉलिसी, कंसल्टिंग, डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्री रोल्स। यहाँ इनको अगर ऐड करेंगे तो दीज पीपल हु आर परस्यूइंग द डॉक्टरल एजुकेशन दे कैन आल्सो बी एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्री रोल्स। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। तो हमें एक और चीज़ करने की ज़रूरत है कि हमें एम्प्लॉयमेंट पाथवेज को ब्रॉड करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर ओवर डिपेंडेंस है। कम से कम 50 लाख बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स लिखते हैं, इससे भी ज़्यादा ही होंगे इफ वी ऐड ग्रुप सी एंड डी। तो प्राइवेट सेक्टर और जो एंटरप्रेन्योरल ऑप्शंस हैं, इनको भी हमें एक्सपैंड करने की ज़रूरत है थ्रू स्किल एनहांसमेंट। अगर हम स्टूडेंट्स की स्किल्स को बढ़ाएँगे तो दिस कैन बी डन। एंड अगर हम स्किल्स को बढ़ाएँगे, उससे करियर ऑप्शंस की जो चॉइसेस है बच्चे के पास, वो भी बढ़ जाती हैं। तो कंक्लूजन में वो यही कह रहे हैं कि इंडिया को मूव करना चाहिए, स्टूडेंट्स को सिर्फ एनरोल ना करें, बट उन्हें पूरी तरह से प्रिपेयर करें एम्प्लॉयमेंट के लिए। कॉलेजेस में एडमिशंस करवा के कुछ नहीं होगा, वी नीड टू इम्पार्ट स्किल्स टू द स्टूडेंट्स। और एजुकेशन जो हमारी है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इट शुड एंश्योर अ मीनिंगफुल कनेक्शन बिटवीन लर्निंग एंड लाइवलीहुड। दिस एज अ लाइन कैन बी यूज्ड इन योर मेंस आंसर। ओके, and the next thing is this shift is essential for addressing economic empowerment, especially in under resourced area। under resourced area की ही उन्होंने पहले भी बात की थी। जो टीयर 2 एंड टीयर 3 के कॉलेजेस हैं, वहां पर ये दिक्कत आ रही है। दिस वाज अबाउट दिस एडिटोरियल। हमने यहाँ पे हर चीज को कवर करने की कोशिश की है, सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने प्रेजेंट किया है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट एडिटोरियल फॉर द डे। So this editorial is by Mr. संजय बारू। तो जो अभी रैंकिंग्स बताई गई हैं कि इंडिया हैज ओवरटेकन जापान, उसके ऊपर इन्होंने एडिटोरियल लिखा है। तो इसमें ये क्या बोलना चाहते हैं, उनका पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स मूव अहेड। तो हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी रेलेवेंस फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरनेशनल रिलेशंस में है कि अगर इंडिया ने जापान को ओवरटेक कर लिया है तो जापान की क्या रिएक्शन है, और इससे हमारे जो रिलेशंस हैं, ट्रेड रिलेशंस और अदर बायलैटरल टाइज, उनके ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है इकोनॉमी के ऊपर। बिकॉज इसमें ऑथर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सिर्फ जीडीपी नंबर्स पे ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बट इंक्लूसिव डेवलपमेंट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। दैट इज देयर, ऐसे के ऊपर आप ये कर सकते हैं। और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ ईयर्स हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। सो लेट्स मूव अहेड विद द न्यूज़ एडिटोरियल। ओके, तो कोर मैसेज क्या है? ही इज सेइंग दैट कि जस्ट जीडीपी रैंकिंग्स पे फोकस करना इंडिया की ग्रोथ के लिए और परसेप्शन के लिए भी ठीक नहीं है। हमें इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ध्यान देना चाहिए, बिकॉज इट बूस्ट कम्पिटिटिवनेस एंड इट इज वे मोर इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया देन दीज नंबर्स। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे हम ऑथर के पर्सपेक्टिव को ही डिस्कस करेंगे एडिटोरियल। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे नीति आयोग ने बताया है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, जीडीपी बाय द numbers by the end of 2025 overtaking Japan। So बट उन्होंने ये भी बताया है कि अगर हम नॉमिनल जीडीपी देखें तो हाँ, ये बात सही है कि वी विल क्रॉस देम, बट देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप इन पर कैपिटा जीडीपी। अब ये यहाँ पे प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके यहाँ पे बन सकता है इससे। तो व्हाट इज पर कैपिटा जीडीपी, ये आप समझ लीजिए। दिस इज total GDP. It can be on any prices, okay, upon total population. All right. So per capita GDP उनकी $33,000 के आसपास है, एंड वी आर नियर $3,000। सो 10 टाइम्स का गैप अभी भी है। तो ये उनका ध्यान देने का ज़रूरत है, जो कि ऑथर कह रहे हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप इन पर कैपिटा जीडीपी। इंडिया स्टिल इज अ लो मिडिल इनकम कंट्री एंड जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री। सो ये चीज़ वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स मूव अहेड। सो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, सो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 1991 के बाद इंडिया ने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट वी हैव हैड अ वेरी स्टेडी ग्रोथ ओवरऑल।
तो हमारी ग्रोथ स्टेडी रही है। पहले हमारी परसेप्शन होती थी पुअर कंट्री की और इमर्जिंग पावर की, बट ये चेंज हुई है। चेंज होने के उन्होंने एक या दो पॉइंटर्स बताए हैं कि किस पॉइंट की वजह से चेंज हुई है। सो 2003 में गोल्डमैन सैच्स की रिपोर्ट आई थी, ब्रिक्स रिपोर्ट, और 2006 में ये इकोनॉमिस्ट हैं हमारे एंगस मैडिसन, इन्होंने हिस्टोरिकल जीडीपी डाटा बताया था चाइना एंड इंडिया का। तो इनसे हमारी इमेज चेंज हुई थी और अभी तो हो ही गई है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड। सो जापान की क्या रिएक्शन हुई? सो ऑथर का कहना है कि जब चाइना ने 2010 में टेक ओवर किया था जापान की जीडीपी को, उसका रीजन मेनली ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, जो कि 2008 में इंडिया को भी इम्पैक्ट किया था। सो उस समय पे जापान ने काफी स्ट्रांगली रिएक्ट किया था, क्योंकि वो चाइना को एक जियोपॉलिटिकल राइवल समझते हैं। एंड ये इंटेंसिफाई हुआ था चाइना की ग्लोबल प्रेजेंस की वजह से, बिकॉज वो उनको एक कंपेटिटर समझते हैं। बट यहाँ पर ऑथर का कहना है कि इंडिया के केस में इसमें जापान ज़्यादा कंसर्न्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि वी हैव गुड डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद जापान, और वो इंडिया को जियोपॉलिटिकल थ्रेट नहीं समझते हैं, ना एक कंपेटिटर भी नहीं समझते हैं उस तरीके से। वी आर मोर ऑफ अ पार्टनर्स टू जापान, और एज अ बिनाइन पावर इंडिया की परसेप्शन है जापान की नज़र में। तो दिस इज अबाउट द जापान्स रिएक्शन टू दिस रैंकिंग्स। ओके, अगर हम आगे चलें, तो ग्लोबल रैंकिंग्स को ऑथर ने एनालाइज किया है। सो उनका मानना है कि जो जापान का म्यूटेड रिस्पॉन्स है, उसका मतलब ये है कि इंडिया की इमेज जापान की नज़रों में नॉन थ्रेटनिंग और डेवलपिंग कंट्री की है, और उनको वो स्ट्रेटेजिक कंपेटिटर नहीं समझते हैं। और उनका ये भी मानना है कि जीडीपी रैंकिंग जो होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये सही भी है कि जीडीपी रैंकिंग्स डू नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस। So this is important point which the author has made. So यहाँ पे अगर हम चाइना के राइज के साथ इंडिया के पाथ को कंपेयर करें, तो वो उन्होंने किया हुआ है और हमने इसको आपके लिए बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में बनाया है। तो चाइना का जो राइज है दैट हैज बीन मोर असर्टिव, क्योंकि उनकी जो ग्रोथ है दैट हैज बीन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। चाइना की चीजें आपको 20 साल 25 साल पहले से ही आती हुई मार्केट में दिख गई थी, और इस टाइम पे अगर आप चाइना के प्रोडक्ट्स को देखें तो दे आर रियली एडवांस। चाइना के मोबाइल फोन्स को अगर आप देखें तो दे आर रियली एडवांस, एंड देयर एम्बिशन इज जियोपॉलिटिकल। दे वांट टू compete with अमेरिका to become the biggest global power, and even America acknowledges that. Okay, but इंडिया की उन्होंने बात की है कि डिस्पाइट इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इंडिया इज स्टिल नॉट फुली इंटीग्रेटेड टू द ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट। ओके, इंडिया, बट ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कोशिश नहीं की है। इंडिया हैज बीन ट्राइंग बायलैटरली ऑल्सो, काफी ज्यादा इन्होंने एफर्ट्स किए हैं, बट उनका मानना है कि इंडिया स्टिल लैग्स इन ग्लोबल ट्रेडिंग पावर, स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस। ओके, लेट्स मूव अहेड। तो उन्होंने रैंकिंग्स के ऊपर एक क्वेश्चन दिया है कि जीडीपी बेस्ड रैंकिंग्स जो हैं, और आईएमएफ भी रैंकिंग्स देता है, दीज रैंकिंग्स कैन मिसलीड। इंडिया को जो रियल चीज करने की जरूरत है, इंडिया नीड्स टू फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमिक competitiveness एंड स्टेबिलिटी एंड सोशल प्रोग्रेस rather than these just rankings. So ये चीजें, इनकी आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और इनका मतलब क्या होता है। along with definitions, what does these terms mean, ये आपको पता होना चाहिए। inclusive growth, economic competitiveness and this social progress. okay, so conclusion में वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है वो रियल है, वो तो है, बट इट शुड नॉट बी ओवर हाइप। इसको ओवर हाइप ना करें बाय ग्लोबल रैंकिंग। हमारा फोकस शिफ्ट होना चाहिए स्टेटस ड्रिवन जीडीपी रैंकिंग से लेके बिल्ड करना कंपेटिटिव, इंक्लूसिव एंड स्टेबल इकोनॉमी। दिस इज द पॉइंट ऑथर वाज ट्राइंग टू मेक। सो ये दो एडिटोरियल्स जो आज थे, जो मुझे लगा आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपका पर्सपेक्टिव भी बन सके। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इससे इसके बाद आप जो हमारी डेली न्यूज एनालिसिस की वीडियो है, वो इससे पहले हमने अपलोड की है, उसको आप प्लीज देख लीजिएगा, एंड इट विल कंप्लीट योर डे। और अगर आप रेगुलरली इनको फॉलो करेंगे, तो आई अश्योर यू आपका कोई भी टॉपिक, बी इट इन प्रीलिम्स
और बी इट इन मेंस नहीं छूटेगा। सो आई विल सी यू टुमारो, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड थैंक यू सो मच।